शहर बुखारा में उन दिनों न्याय व्यवस्था कुछ चरमरासी गई थी। पुराने काजी साहब अपनी बढ़ती उम्र और घटती याददाश्त के कारण अक्सर ऐसे फैसले सुना देते थे कि वादी और प्रतिवादी दोनों ही सिर पकड़कर बैठ जाते। शहर में असंतोष बढ़ रहा था। बादशाह सलामत भी इस स्थिति से चिंतित थे। उन्होंने अपने वजीरों से मशवरा किया, कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो बुद्धिमान हो, निष्पक्ष हो और जिसे दुनियादारी की भी समझ हो, ताकि शहर में न्याय की पुनर्स्थापना हो सके। दरबार में कई नाम सुझाए गए, पर किसी पर भी बादशाह की मुहर नहीं लगी। तभी एक मस्खरे से दरबारी ने ठिठोली करते हुए कहा, हुजूर, एक नाम है तो, पर वो काजी के पद के लिए। खैर, नाम है मुल्ला नसीरुद्दीन का। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया, फिर कुछ दबीदबी हंसी सुनाई दी। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अपनी हाजिर जवाबी, अटपटी बातों और कभी कभी बच्चों जैसी हरकतों के लिए मशहूर थे, उन्हें काजी बनाना, यह तो मजाक ही था। लेकिन बादशाह सलामत, जो मुल्ला की बुद्धिमानी और उनकी बातों में छिपे गहरे अर्थों से कई बार प्रभावित हो चुके थे, गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, हाँ, उनमें कुछ तो खास बात है। उनकी सोच सीधी और सरल होती है और वह लागल पेट के बिना सच को देख पाते हैं। क्यों न उन्हें एक मौका दिया जाए। दरबारियों को काटो तो खून नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन और काजी का पद, यह तो अनहोनी बात थी। अगले दिन शाही फरमान मुल्ला के घर पहुंचा। मुल्ला, जो अपने गधे को सहला रहे थे, फरमान पढ़कर पहले तो चौंके, फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। मैं और काजी? लगता है बादशाह सलामत का हाजिमा खराब है। लेकिन शाही हुक्म था, टाल नहीं सकते थे। अनिच्छा से ही सही, मुल्ला ने हामी भर दी। पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ परेशान और कुछ मन ही मन मुल्ला के न्याय के तरीके देखने को उत्सुक थे। पहले दिन जब मुल्ला नसीरुद्दीन काजी की गद्दी पर बैठने के लिए अदालत पहुंचे, तो उनका ढंग निराला था। न कोई शाही रौब, न कोई गंभीरता का बोझ। वह अपनी साधारण सी पोशाक में, हाथ में एक पुरानी सी छड़ी लिए, ऐसे चले आ रहे थे जैसे सुबह की सैर पर निकले हों। अदालत खचाखच भरी थी। लोग यह देखने आए थे कि मुल्ला कैसे न्याय करते हैं। पहला मुकदमा पेश हुआ। एक अमीर मगर कंजूस नानबाई ने एक गरीब आदमी पर इल्जाम लगाया था कि वह रोज उसकी दुकान के पास खड़ा होकर उसकी रोटियों की खुशबू चुराता है और इसलिए उसे हर जाना चाहिए। मुल्ला ने नानबाई की पूरी बात ध्यान से सुनी। फिर गरीब आदमी से पूछा, क्या यह सच है कि तुम रोज इसकी दुकान के पास खड़े होकर रोटियों की खुशबू लेते हो? गरीब आदमी ने सहमते हुए कहा, हुजूर, मेरे पास ताजी रोटी खरीदने के पैसे नहीं होते, तो मैं बासी रोटी खाते समय नानबाई की ताजी रोटियों की खुशबू सूंघ लेता हूँ, ताकि मेरी सूखी रोटी भी स्वादिष्ट लगे। नानबाई चिल्लाया, देखा हुजूर, यह खुद मान रहा है। इसकी वजह से मेरी रोटियों की खुशबू कम हो जाती है। मुझे हर जाना दिलाया जाए। मुल्ला कुछ देर सोचते रहे, फिर अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उन्हें अपने हाथ में खनखनाया। छन्न छन्न की आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। मुल्ला ने नानबाई से पूछा, यह आवाज सुनी तुमने? नानबाई ने उत्सुकता से कहा, जी हुजूर, सुनी। मुल्ला ने फिर सिक्के खनखनाए। कैसी लगी यह आवाज? नानबाई की आंखों में चमक आ गई, बहुत मीठी हुजूर, बिल्कुल असली सिक्कों की तरह। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, ठीक है। इस गरीब आदमी ने तुम्हारी रोटियों की खुशबू ली और तुमने इन सिक्कों की आवाज सुनी। हिसाब बराबर। जाओ, तुम्हारा हर जाना तुम्हें मिल गया। नानबाई का मुंह खुला का खुला रह गया। गरीब आदमी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे।
दरबार में बैठे लोग पहले तो अवाक रह गए, फिर मुल्ला के इस अनोखे न्याय पर वाह-वाह कर उठे। यह न्याय न केवल निष्पक्ष था, बल्कि इसमें एक गहरी समझ और हास्य का पुट भी था। अगला मुकदमा और भी पेचीदा था। दो औरतें एक बच्चे पर अपना अपना हक जता रही थीं। दोनों का कहना था कि बच्चा उसी का है। मुल्ला ने दोनों की दलीलें सुनी। दोनों ही माएँ अपने दावे पर अडिग थीं और बच्चे के लिए रो रो कर बुरा हाल कर रही थीं। मुल्ला ने कुछ देर विचार किया, फिर जल्लाद को बुलाया और हुक्म दिया, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और दोनों औरतों को एक एक टुकड़ा दे दो। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। एक औरत, जो शायद असली माँ थी, चीख पड़ी, नहीं हुजूर, ऐसा जुल्म मत कीजिए। बच्चा मुझे नहीं चाहिए, इसे दूसरी औरत को ही दे दीजिए, पर इसे जिंदा रहने दीजिए। जबकि दूसरी औरत चुपचाप खड़ी रही। उसके चेहरे पर एक क्रूर संतोष का भाव था कि अगर बच्चा उसे नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने जल्लाद को रुकने का इशारा किया और पहली औरत की ओर देखकर कहा, यह बच्चा तुम्हारा है। एक माँ कभी अपने बच्चे का अहित नहीं सोच सकती, भले ही उसे खुद से दूर क्यों न करना पड़े। उन्होंने दूसरी औरत को कड़ी सजा सुनाई और बच्चे को उसकी असली माँ को सौंप दिया। मुल्ला के इस फैसले ने उनकी बुद्धिमानी का लोहा मनवा दिया। लोग समझ गए थे कि मुल्ला की सादगी के पीछे एक असाधारण विवेक छिपा है। एक और दिलचस्प मामला आया। एक किसान ने अपने पड़ोसी पर आरोप लगाया कि उसने उससे एक बर्तन उधार लिया था और जब लौटाया तो वह टूटा हुआ था। पड़ोसी का कहना था कि बर्तन पहले से ही थोड़ा चटका हुआ था और उसके इस्तेमाल से वह टूट गया। मुल्ला ने दोनों से पूछा, जब तुमने बर्तन लिया था तो क्या वह बिल्कुल सही सलामत था? पड़ोसी ने कहा, जी, लगभग सही था, बस एक छोटा सा निशान था। किसान बोला, नहीं हुजूर, वह बिल्कुल नया था। मुल्ला ने अपने सहायक से कहा, जाओ, बाजार से ठीक वैसा ही एक नया बर्तन और एक पुराना, थोड़ा चटका हुआ बर्तन लेकर आओ। जब बर्तन आ गए तो मुल्ला ने किसान से कहा, यह लो नया बर्तन, और उन्होंने पड़ोसी से कहा, यह लो पुराना, चटका हुआ बर्तन। अब किसान, तुम इस पुराने बर्तन को वैसे ही इस्तेमाल करो जैसे तुम्हारा पड़ोसी करता, और पड़ोसी, तुम इस नए बर्तन को अपने पास रखो। दोनों हैरान। किसान बोला, हुजूर, पर यह तो चटका हुआ है, यह तो मेरे काम का नहीं। पड़ोसी बोला, हुजूर, यह तो नया है, मुझे तो मेरा पुराना ही चाहिए था। मुल्ला मुस्कुराए, देखो, जब हम कोई चीज उधार लेते हैं तो उसे सही सलामत लौटाना हमारी जिम्मेदारी होती है। और अगर कोई चीज पहले से ही थोड़ी खराब हो तो उधार देने वाले को यह बता देना चाहिए। फिर उन्होंने किसान से कहा, तुम्हारे पड़ोसी ने गलती की कि उसने चटका बर्तन बिना कुछ कहे इस्तेमाल किया। उसे तुम्हें हर्जाना देना होगा। पर तुमने भी यह नहीं बताया कि बर्तन थोड़ा चटका हुआ था, इसलिए तुम्हें भी पूरा हर्जाना नहीं मिलेगा। मुल्ला ने बर्तन की कीमत का आधा हिस्सा पड़ोसी से किसान को दिलवाया और दोनों को भविष्य में ज्यादा ईमानदार और स्पष्ट रहने की सलाह दी। मुल्ला नसीरुद्दीन के न्याय करने के तरीके अनकन्वेंशनल थे। वह किताबी कानूनों में उलझने के बजाय मामले की तह तक जाते, मानवीय स्वभाव को समझते और ऐसा हल निकालते जो व्यावहारिक और संतोषजनक हो। एक बार 2 भाई विरासत के बंटवारे के लिए झगड़ते हुए आए। पिता की वसीयत अस्पष्ट थी। दोनों भाई एक दूसरे पर ज्यादा हिस्सा हड़पने का आरोप लगा रहे थे। मुल्ला ने उनसे कहा, तुम्हारे पिता ने क्या छोड़ा है? एक भाई बोला, एक घर, कुछ जमीन और थोड़े गहने। मुल्ला ने कहा, ठीक है। तुम दोनों एक एक कागज लो और उस पर लिखो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए और तुम दूसरे भाई को क्या देने को तैयार हो। दोनों ने अपनी अपनी सूची बनाई। मुल्ला ने दोनों सूचियां देखीं,
फिर कहा, अब तुम दोनों अपनी अपनी सूचियां बदल लो। जो तुमने अपने भाई के लिए लिखा था वह तुम्हें मिलेगा, और जो तुमने अपने लिए लिखा था वह तुम्हारे भाई को मिलेगा। दोनों भाई सन्न रह गए। उन्होंने तो लालच में अपने लिए ज्यादा और भाई के लिए कम लिखा था। अब उन्हें अपनी ही करनी का फल भुगतना पड़ रहा था। मुल्ला के इस फैसले ने उन्हें सिखाया कि बंटवारे में ईमानदारी और निष्पक्षता कितनी जरूरी है। धीरे धीरे मुल्ला नसीरुद्दीन की ख्याति एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान काजी के रूप में फैल गई। लोग दूर दूर से अपने मामले लेकर उनके पास आने लगे। उनकी अदालत में न कोई वकील होता था, न लंबी चौड़ी बहस। मुल्ला सीधे सादे सवाल पूछते, लोगों की आंखों में सच्चाई पढ़ते और ऐसा फैसला सुनाते जो सबको हैरान कर देता, पर होता न्यायपूर्ण। एक दिन बादशाह सलामत खुद भेष बदलकर मुल्ला की अदालत में पहुंचे, यह देखने के लिए कि मुल्ला कैसे न्याय करते हैं। उस दिन एक व्यापारी ने एक चित्रकार पर मुकदमा किया था कि उसने एक चित्र बनाने का वादा किया था, पैसे भी ले लिए, पर चित्र बनाकर नहीं दिया। चित्रकार का कहना था कि उसने चित्र बनाया था, पर व्यापारी को पसंद नहीं आया। मुल्ला ने पूछा, चित्र कैसा बनाना था? व्यापारी बोला, मैंने कहा था मेरे घोड़े का चित्र बनाओ, ऐसा कि लगे बिल्कुल असली घोड़ा खड़ा हो। मुल्ला ने चित्रकार से पूछा, तुमने कैसा चित्र बनाया? चित्रकार ने एक कैनवस पेश किया जो बिल्कुल सफेद था। व्यापारी गुस्से से बोला, देखिए हुजूर, यह धोखा है, यह तो खाली है। मुल्ला ने चित्रकार से पूछा, यह क्या है? चित्रकार ने शांति से कहा, हुजूर, यह घोड़े का चित्र है। घोड़ा घास चर रहा था। जब उसने सारी घास चर ली तो वह वहां से चला गया। अब वहां सिर्फ खाली मैदान है। दरबार में हंसी छूट गई। बादशाह भी मुस्कुरा दिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, चित्रकार, तुम्हारी कल्पना अद्भुत है, पर व्यापारी ने तुमसे एक दिखने वाला घोड़ा मांगा था, गायब होने वाला नहीं। फिर उन्होंने व्यापारी से कहा, और तुमने भी यह स्पष्ट नहीं किया कि घोड़ा घास चरता हुआ हो या खड़ा हुआ। शायद तुम्हें भी अपनी कल्पना का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए था। मुल्ला ने चित्रकार को आदेश दिया कि वह व्यापारी को आधे पैसे लौटा दे और व्यापारी से कहा कि अगली बार जब कोई काम दे तो अपनी जरूरतें ठीक से समझाएं। बादशाह सलामत मुल्ला के इस फैसले से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने समझ लिया कि मुल्ला का तरीका भले ही अनोखा हो, पर उनकी नीयत साफ और उनका विवेक जागृत है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कुछ समय तक काजी का पद संभाला। उनके कार्यकाल में शहर में अपराध कम हो गए और लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ गया। वह कभी किसी दबाव में नहीं आए, न किसी लालच में फंसे। उनका हर फैसला उनकी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और गहरी मानवीय समझ का प्रमाण होता था। उनके न्याय के किस्से आज भी लोगों की ज़बान पर हैं, जो हमें सिखाते हैं कि सच्चा न्याय केवल कानूनों की किताबों में नहीं, बल्कि दिल और दिमाग के सही इस्तेमाल में निहित है। कहानी 2। बादशाह सलामत अपने आलीशान महल के झरोखे से बाहर डूबते सूरज को देख रहे थे। उनका मन आज कुछ बेचैन था। कई दिनों से उनके ज़हन में 3 सवाल कौंध रहे थे, जिनका जवाब उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपने दरबार के बड़े बड़े विद्वानों, ज्योतिषियों और सलाहकारों से ये सवाल पूछे, पर किसी का भी जवाब उन्हें संतुष्ट नहीं कर सका। हर कोई या तो किताबी बातें दोहराता या फिर बादशाह को खुश करने के लिए गोलमोल जवाब देता। बादशाह को अचानक मुल्ला नसीरुद्दीन की याद आई। मुल्ला, जो अपनी हाजिर जवाबी और चीजों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने के लिए मशहूर थे। बादशाह ने सोचा, क्यों न मुल्ला से ही ये सवाल पूछे जाएं। शायद उनकी सादगी भरी बुद्धिमानी ही मुझे सही राह दिखा सके। अगले दिन दरबार में खास ऐलान किया गया।
बादशाह सलामत ने मुल्ला नसीरुद्दीन को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। जब मुल्ला अपने साधारण से लिबास में, चेहरे पर चिरपरिचित मुस्कान लिए दरबार में पहुंचे तो सभी दरबारी उन्हें देखकर कुटिलता से मुस्कुराए। उन्हें लगा कि आज मुल्ला की अक्ल की परीक्षा होगी और शायद वह बादशाह के सवालों के आगे निरुत्तर हो जाएंगे। बादशाह ने मुल्ला का स्वागत किया और उन्हें उचित आसन दिया। फिर गंभीर स्वर में बोले, मुल्ला, मेरे मन में 3 सवाल हैं जिन्होंने मुझे परेशान कर रखा है। मैंने बहुतों से पूछा पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी जिज्ञासा शांत कर सकोगे। मुल्ला ने अदब से झुककर कहा, हुजूर, हुक्म कीजिए। यह नाचीज अपनी अल्पबुद्धि से जो भी बन पड़ेगा प्रयास करेगा। बादशाह ने अपना पहला सवाल पूछा, मुल्ला, बताओ, खुदा इस वक्त कहाँ है? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सवाल जितना सरल लग रहा था उतना ही गहरा और गूढ़ था। बड़े बड़े आलिम और पंडित इस सवाल पर घंटों बहस कर सकते थे, पर एक सीधा और सटीक जवाब देना मुश्किल था। सभी की निगाहें मुल्ला पर टिक गईं। मुल्ला नसीरुद्दीन कुछ देर तक अपनी दाढ़ी खुजलाते रहे, जैसे गहरे सोच में डूबे हों। फिर उन्होंने अपने सहायक को इशारा किया। सहायक दौड़कर एक बड़ा सा मटका ले आया जो दूध से लबालब भरा हुआ था। मुल्ला ने बादशाह से कहा, हुजूर, क्या आप इस दूध में से मक्खन निकाल सकते हैं? बादशाह थोड़े हैरान हुए। हाँ, क्यों नहीं? इसे मथना पड़ेगा, फिर मक्खन ऊपर आ जाएगा। मुल्ला ने फिर पूछा, तो हुजूर, क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त मक्खन इस दूध में कहाँ है? बादशाह ने कहा, मक्खन तो पूरे दूध में समाया हुआ है, हर बूंद में। वह दिखाई नहीं दे रहा, पर है तो यहीं। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आपका पहला जवाब मिल गया। जैसे मक्खन पूरे दूध में व्याप्त है, उसी तरह खुदा भी इस कायनात के ज़रे-ज़रे में मौजूद है। वह हर जगह है, हर चीज में है, बस उसे देखने के लिए नजर चाहिए और महसूस करने के लिए दिल। दरबार में वाह-वाह की गूंज उठ पड़ी। बादशाह भी मुल्ला के इस सरल और सटीक जवाब से प्रभावित हुए। उन्होंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। अब बादशाह ने अपना दूसरा सवाल दागा, बहुत खूब मुल्ला। अब मेरा दूसरा सवाल सुनो। खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? यह सवाल पहले से भी ज्यादा पेचीदा था। खुदा की मर्जी और उसके कामों को कौन जान सकता है? दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें लगा कि इस बार तो मुल्ला जरूर फंसेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, फिर बोले, हुजूर, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपकी जगह और आपको मेरी जगह आना होगा। बादशाह को यह बात कुछ अजीब लगी, पर वह मुल्ला की बुद्धिमानी का लोहा मान चुके थे, इसलिए तैयार हो गए। मुल्ला नसीरुद्दीन बादशाह के आलीशान सिंहासन पर जाकर बैठ गए और बादशाह मुल्ला की जगह नीचे दरबारियों के बीच खड़े हो गए। जब अदलाबदली हो गई तो मुल्ला ने सिंहासन पर बैठे बैठे बादशाह की ओर देखकर कहा, हुजूर, अब आप खुद ही देख लीजिए कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। खुदा इस वक्त यही कर रहा है कि एक बादशाह को एक आम आदमी की जगह खड़ा कर रहा है और एक आम आदमी मुल्ला नसीरुद्दीन की ओर इशारा करते हुए को बादशाह के सिंहासन पर बिठा रहा है। वह जिसे चाहे इज्जत बख्शे, जिसे चाहे जिल्लत दे। वह पल में रंक को राजा और राजा को रंक बना सकता है। उसकी लीला अपरंपार है। बादशाह, जो नीचे खड़े होकर यह सब देख और सुन रहे थे, मुल्ला के इस जवाब से हतप्रभ रह गए। क्या अद्भुत और सटीक जवाब था! इसमें न केवल सवाल का जवाब था, बल्कि एक गहरी सीख भी छिपी थी कि पद और प्रतिष्ठा क्षणभंगुर हैं और असली शक्ति तो उसी सर्वशक्तिमान के हाथ में है। दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए।
बादशाह वापस अपने सिंहासन पर बैठे और मुल्ला अपनी जगह पर आ गए। बादशाह के चेहरे पर संतोष का भाव था। उन्होंने कहा, मुल्ला, तुमने मेरे दो सबसे कठिन सवालों के ऐसे जवाब दिए हैं जैसे कोई आईना दिखा रहा हो। अब मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है। दरबार में अब पिन ड्रॉप साइलेंस था। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि बादशाह का तीसरा सवाल क्या होगा और मुल्ला उसका क्या जवाब देंगे। बादशाह ने गहरी सांस ली और पूछा, मुल्ला, यह बताओ, खुदा किस तरफ मुंह किए हुए है? पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? यह सवाल धर्म और आस्था से जुड़ा था। अलग अलग धर्मों में ईश्वर की दिशा को लेकर अलग अलग मान्यताएं थीं। दरबारियों को लगा कि इस सवाल का जवाब देना मुल्ला के लिए आग पर चलने जैसा होगा। कोई भी जवाब किसी न किसी को नाराज कर सकता था। मुल्ला नसीरुद्दीन शांत रहे। उन्होंने अपने सहायक को फिर इशारा किया। इस बार सहायक एक जलता हुआ चिराग लेकर आया। मुल्ला ने उस चिराग को दरबार के बीचों बीच रख दिया। फिर उन्होंने बादशाह से पूछा, हुजूर, क्या आप बता सकते हैं कि इस चिराग की रोशनी किस तरफ मुंह किए हुए है? बादशाह ने चिराग को देखा और कहा, मुल्ला, यह कैसा सवाल है? चिराग की रोशनी तो चारों तरफ फैल रही है, पूरब में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। उसकी कोई एक खास दिशा नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर एक विजी मुस्कान तैर गई। उन्होंने कहा, हुजूर, आपके तीसरे सवाल का जवाब भी आपको मिल गया। जैसे इस चिराग की रोशनी बिना किसी भेदभाव के चारों दिशाओं में फैलती है, उसी तरह खुदा भी किसी एक खास दिशा में मुंह किए हुए नहीं है। वह तो हर दिशा में मौजूद है, हर तरफ उसकी रहमत बरस रही है। वह कण-कण में है, दिशाओं के बंधन से परे है। हम जिस भी दिशा में सच्चे दिल से उसे पुकारते हैं, वह वहीं हमारी सुनता है। मुल्ला के इस जवाब ने जैसे दरबार में मौजूद हर व्यक्ति के मन के संशय दूर कर दिए। क्या अद्भुत उपमा थी! एक साधारण से चिराग के माध्यम से मुल्ला ने इतनी गहरी और दार्शनिक बात को इतने सरल शब्दों में समझा दिया था। बादशाह सलामत अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में प्रशंसा और कृतज्ञता के भाव थे। वह मुल्ला के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारे जवाबों में न केवल बुद्धिमानी है, बल्कि एक गहरी सच्चाई और सादगी भी है। जो बात बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित मुझे नहीं समझा सके, वह तुमने खेल खेल में समझा दी। बादशाह ने मुल्ला को कीमती तोहफों और अशर्फियों से लाद देना चाहा, पर मुल्ला ने विनम्रता से मना कर दिया। हुजूर, मेरी सबसे बड़ी दौलत तो आप लोगों का स्नेह और खुदा की रहमत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन जब दरबार से विदा हुए तो सभी दरबारी उनके सम्मान में सिर झुकाए खड़े थे। आज उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची बुद्धिमानी बाहरी आडंबर या किताबी ज्ञान में नहीं, बल्कि साफ नीयत और चीजों को सरल नजरिए से देखने में होती है। बादशाह के तीनों सवालों और मुल्ला नसीरुद्दीन के हाजिर जवाबों की यह कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग मुल्ला की अक्लमंदी और उनकी बातों में छिपी गहरी सीख की चर्चा करने लगे। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, इस बात का सबूत बनकर कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता से बड़े बड़ों को निरुत्तर कर सकता है और जीवन के गूढ़ रहस्यों को सहजता से उजागर कर सकता है। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वह तो अपनी दुनिया में मस्त थे, अपने गधे पर सवार होकर लोगों को हंसाते और सोचने पर मजबूर करते हुए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। कहानी 3। मुल्ला नसीरुद्दीन का पड़ोसी हकीम बरकत अली अपने कंजूसी के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर था। मक्खी चूस ऐसा कि शहद की मक्खी भी उससे पनाह मांगे। उसके पास दौलत तो थी,
पर दिल में दरियादिली का कतरा भी नहीं। किसी को एक फूटी कौड़ी भी उधार देना तो दूर, वह मुफ्त की सलाह भी बड़ी मुश्किल से देता था। उसकी पत्नी भी उसके इस स्वभाव से परेशान रहती थी, पर हकीम साहब टस से मस नहीं होते थे। उनका मानना था कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, और जो कमाया है उसे सहेज कर रखना ही बुद्धिमानी है। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को अचानक कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ी। घर में अनाज खत्म हो गया था, फातिमा बेगम की दवा भी लानी थी, और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने का वादा भी कर रखा था। मुल्ला ने अपनी जेब टटोली तो उसमें चंद सिक्के ही खनक रहे थे, जिनसे गुजारा होना मुश्किल था। उन्होंने सोचा, किससे मदद मांगी जाए। शहर के साहूकार ब्याज इतना ज्यादा लगाते थे कि मूलधन चुकाना ही भारी पड़ जाता। दोस्त अहबाब भी अपनी अपनी गृहस्थी में उलझे थे। अचानक उन्हें अपने पड़ोसी हकीम बरकत अली का ख्याल आया। मुल्ला जानते थे कि हकीम साहब से पैसे निकलवाना टेढ़ी खीर है, पर उन्होंने सोचा, कोशिश करने में क्या हर्ज है, शायद कोई तरकीब काम कर जाए। अगली सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन तैयार होकर हकीम बरकत अली के घर पहुंचे। हकीम साहब अपने दवाखाने के बाहर धूप सेंक रहे थे और अपनी तिजोरी की चाबियों के गुच्छे को प्यार से सहला रहे थे। मुल्ला को अपनी ओर आता देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए। जरूर कोई काम होगा, तभी यह सुबह सुबह यहाँ आया है, उन्होंने मन ही मन सोचा। मुल्ला ने पास पहुंचकर अदब से सलाम किया। आदाब अर्ज है हकीम साहब। मिजाज शरीफ। हकीम बरकत अली ने बिना किसी उत्साह के जवाब दिया, वालेकुम सलाम मुल्ला। कहो कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है। उनकी आवाज में स्पष्ट रूप से यह भाव था कि ज्यादा देर मत लगाना, मेरा वक्त कीमती है। मुल्ला ने चेहरे पर गहरी परेशानी का भाव लाते हुए कहा, हकीम साहब क्या बताऊं, बड़ी मुसीबत में हूं। एक जरूरी काम आन पड़ा है और मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। हकीम साहब सतर्क हो गए। मुसीबत? कैसी मुसीबत मुल्ला? और मुझसे क्या चाहते हो? मुल्ला ने कहा, हकीम साहब मुझे आपसे कुछ उधार चाहिए। यह सुनते ही हकीम बरकत अली ऐसे उछल पड़े जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उधार? मुल्ला तुम जानते हो मैं उधार के लेन देन में यकीन नहीं रखता। न किसी से लेता हूं न किसी को देता हूं। यह मेरे उसूलों के खिलाफ है। उन्होंने अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा, जैसे कोई बहुत बड़ा पुण्य कर्म कर रहे हों। मुल्ला ने मायूस चेहरा बनाते हुए कहा, पर हकीम साहब जरूरत बहुत बड़ी है। अगर आपने मदद नहीं की तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हकीम साहब ने कठोरता से कहा, देखो मुल्ला, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उधार मांगने के लिए तुम्हें कोई और दरवाजा खटखटाना चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक गहरी सांस ली, जैसे उन्होंने हार मान ली हो। फिर अचानक उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने कहा, ठीक है हकीम साहब, अगर आप उधार नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? हकीम साहब ने संदेह से देखा, कैसी मदद? अगर पैसे नहीं मांगोगे तो शायद कर सकूं। मुल्ला ने कहा, हकीम साहब मेरे पास घर में एक बहुत पुरानी और कीमती तलवार है। वह मेरे पुरखों की निशानी है। मुझे डर है कि कहीं चोर उचक के उसे चुरा न ले जाएं। क्या आप कुछ दिनों के लिए उसे अपनी हिफाजत में रख सकते हैं? आपके पास तो इतनी बड़ी तिजोरी है और आपका घर भी महफूज है। हकीम बरकत अली की आंखों में चमक आ गई। कीमती तलवार, पुरखों की निशानी। उन्होंने सोचा, इसमें मेरा क्या नुकसान है? तलवार रख लूंगा और जब मुल्ला वापस लेने आएगा तो शायद कुछ इनाम इकराम भी दे जाए। और अगर नहीं भी देगा तो कम से कम यह उधार तो नहीं मांग रहा। उन्होंने उदारता का दिखावा करते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं मुल्ला।
यह तो मेरा फर्ज है कि मैं अपने पड़ोसी की मदद करूं। तुम अपनी तलवार ले आओ, मैं उसे अपनी सबसे महफूज जगह पर रख दूंगा। मुल्ला ने कृतज्ञता से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, मैं अभी जाकर तलवार ले आता हूं। मुल्ला खुशी खुशी अपने घर लौटे। फातिमा बेगम ने पूछा, क्या हुआ? क्या हकीम साहब ने पैसे दिए? मुल्ला मुस्कुराए, पैसे तो नहीं दिए फातिमा, पर पैसे मिलने का इंतजाम हो गया है। थोड़ी देर बाद मुल्ला नसीरुद्दीन एक लंबी सी चीज को कपड़े में लपेटे हुए हकीम बरकत अली के घर पहुंचे। हकीम साहब उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। मुल्ला ने कपड़े को हटाया तो अंदर से एक पुरानी जंग लगी हुई मामूली सी तलवार निकली। उसकी म्यान भी जगह जगह से फटी हुई थी। हकीम बरकत अली का मुंह लटक गया। यह है तुम्हारी कीमती तलवार, उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी निराशा छिपाई। मुल्ला ने मासूमियत से कहा, जी हकीम साहब, है तो पुरानी पर मेरे लिए बहुत कीमती है। मेरे दादा के परदादा ने इसे किसी जंग में इस्तेमाल किया था। हालांकि सच तो यह था कि मुल्ला ने वह तलवार कबाड़ी की दुकान से चंद सिक्कों में खरीदी थी। हकीम साहब ने बेमन से तलवार ली और बोले, ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं, पर जल्दी वापस ले जाना। मुल्ला ने कहा, जरूर हकीम साहब, जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं इसे वापस ले जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन फिर हकीम बरकत अली के दरवाजे पर हाजिर। हकीम साहब उन्हें देखकर चौंके। क्या हुआ मुल्ला, इतनी जल्दी तलवार लेने आ गए? मुल्ला ने घबराए हुए स्वर में कहा, नहीं हकीम साहब, तलवार लेने नहीं आया, बल्कि एक और चीज आपकी हिफाजत में रखवाने आया हूं। एक और चीज? हकीम साहब ने खींचते हुए पूछा। मुल्ला ने एक छोटा सा संदूकचा आगे बढ़ाते हुए कहा, जी हकीम साहब, यह मेरे नाना का दिया हुआ एक पुराना संदूकचा है। इसमें कुछ जरूरी कागजात हैं। मुझे डर है कि कहीं घर में खो न जाए। आप इसे भी तलवार के साथ रख लीजिए। हकीम साहब ने संदूकचा खोला। अंदर कुछ पुराने पीले पड़ चुके कागज थे, जिन पर कुछ लिखा हुआ था जो उनकी समझ से बाहर था। उन्होंने सोचा, चलो यह भी रख लेता हूं, शायद इन कागजात की कोई कीमत हो। उन्होंने संदूकचा भी तलवार के पास रख दिया। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। मुल्ला रोज सुबह कोई न कोई नई चीज लेकर हकीम बरकत अली के पास पहुंच जाते। कभी एक पुराना हुक्का, कभी एक टूटी हुई घड़ी, कभी मिट्टी के कुछ बर्तन, कभी फटे पुराने कपड़े। हर बार वह यही कहते कि यह चीज उनके लिए बहुत कीमती है और वह उसे हकीम साहब की हिफाजत में रखना चाहते हैं। हकीम बरकत अली का घर धीरे धीरे मुल्ला के कबाड़ से भरने लगा। उनकी पत्नी रोज ताने मारती, यह क्या कबाड़ खाना बना रखा है घर को? वह मुल्ला रोज कोई न कोई फालतू चीज लाकर आपके सिर पर पटक जाता है और आप हैं कि मना भी नहीं करते। हकीम साहब झुंझला जाते, अरे मैं क्या करूं? वह कहता है कि चीजें कीमती हैं और पड़ोसी होने के नाते इतना तो करना ही पड़ता है, पर मन ही मन वह भी परेशान हो रहे थे। मुल्ला का यह रोज रोज का आना और नई नई चीजें रखवाना उन्हें अखरने लगा था। एक हफ्ते बाद जब हकीम साहब का धैर्य जवाब देने लगा, मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह सुबह उनके घर पहुंचे। इस बार उनके हाथ में कुछ नहीं था। हकीम साहब ने राहत की सांस ली। शुक्र है आज यह खाली हाथ आया है। मुल्ला ने बहुत ही गंभीर और परेशान चेहरा बनाया और बोले, हकीम साहब, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। हकीम बरकत अली का दिल धक से रह गया। अब क्या चाहिए इसे, उन्होंने सोचा। फिर जोर से बोले, क्या चाहिए मुल्ला? देखो मेरा घर तुम्हारे सामान से भर चुका है, अब और कोई चीज रखने की जगह नहीं है।
मुल्ला ने दुखी स्वर में कहा, नहीं हकीम साहब, मैं कुछ रखवाने नहीं आया, बल्कि बल्कि मुझे आपसे 50 अशर्फिया उधार चाहिए। 50 अशर्फिया। हकीम बरकत अली का सिर चकरा गया। 50 अशर्फिया। मुल्ला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं उधार नहीं देता। वह गुस्से से चिल्लाए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बहुत ही मासूमियत से कहा, पर हकीम साहब, आप तो इतने दिनों से मेरी इतनी कीमती चीजों की हिफाजत कर रहे हैं। वह तलवार, वह संदूकचा, वह हुक्का, सब मिलाकर तो कई 100 अशर्फियों का माल होगा। क्या आप अपने इतने भरोसेमंद पड़ोसी को, जिसकी इतनी सारी दौलत आपके पास अमानत के तौर पर रखी है, सिर्फ 50 अशर्फिया उधार नहीं दे सकते? अगर मैं वापस न कर पाया तो आप मेरी उन कीमती चीजों से अपनी रकम वसूल कर लीजिएगा। अब हकीम बरकत अली फंस गए। मुल्ला ने उन्हें उन्हीं के जाल में उलझा दिया था। अगर वह मना करते तो यह साबित हो जाता कि वह मुल्ला की चीजों को कीमती नहीं मानते और सिर्फ दिखावे के लिए उनकी हिफाजत कर रहे थे। और अगर हाँ कहते तो उन्हें अपनी कंजूसी की आदत के खिलाफ जाकर पैसे देने पड़ते। उन्होंने अपने घर में रखे मुल्ला के कीमती सामान की ओर देखा। जंग लगी तलवार, पुराने कागज, टूटा हुक्का, फटे कपड़े। उन्हें अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा था। मुल्ला ने उन्हें किस चतुराई से बेवकूफ बनाया था। आखिरकार भारी मन से हकीम बरकत अली ने अपनी तिजोरी खोली और 50 अशर्फिया निकालकर मुल्ला के हाथ में रख दी। उनके चेहरे पर ऐसी पीड़ा थी जैसे कोई उनके शरीर का अंग काटकर ले जा रहा हो। मुल्ला ने अशर्फिया लेते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। आप सच में एक सच्चे पड़ोसी हैं। मैं जल्द ही आपकी रकम लौटा दूंगा और अपना सारा कीमती सामान भी वापस ले जाऊंगा। मुल्ला खुशी खुशी घर लौटे। फातिमा बेगम हैरान थीं। आपको पैसे मिल गए? हकीम साहब ने दे दिए। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए सारी कहानी सुनाई। फातिमा बेगम हंसते हंसते लोटपोट हो गईं। उधर हकीम बरकत अली सिर पकड़कर बैठे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह मुल्ला की चतुराई पर हंसे या अपनी बेवकूफी पर रोए। कुछ दिनों बाद जब मुल्ला के पास पैसे आ गए तो उन्होंने हकीम बरकत अली की 50 अशर्फिया लौटा दी और अपना सारा कीमती सामान भी वापस ले आए। हकीम बरकत अली ने राहत की सांस ली। उन्होंने कसम खाई कि आइंदा वह किसी की फालतू चीज अपनी हिफाजत में नहीं रखेंगे और मुल्ला नसीरुद्दीन से तो कोसों दूर रहेंगे। यह कहानी पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग मुल्ला की अनोखी तरकीब और हकीम साहब की कंजूसी पर खूब हंसे। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वह हमेशा की तरह अपनी धुन में मस्त रहे, यह साबित करते हुए कि जहां सीधी उंगली से घी न निकले वहां उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है और अक्ल का सही इस्तेमाल किसी भी मुश्किल को आसान बना सकता है, चाहे वह कंजूस पड़ोसी से उधार लेना ही क्यों न हो। कहानी 4। शहर के सबसे अमीर और घमंडी सेठ लाला दौलतमंद दास ने एक दिन दरबार में डींग हाँकी, इस पूरे शहर में मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं। मैं चाहूं तो बाजार की सबसे महंगी चीज पलक झपकते खरीद सकता हूं। बादशाह सलामत, जो लाला की शेखी बघारने की आदत से वाकिफ थे, मुस्कुराए। दरबार में बैठे मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अपनी सादगी और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, यह सब सुन रहे थे। बादशाह ने लाला को चुनौती देते हुए कहा, लाला जी, अगर ऐसी बात है तो कल आप बाजार जाकर सबसे महंगी चीज खरीद कर लाएं और दरबार में पेश करें। हम भी तो देखें आपकी अमीरी का जोर। लाला दौलतमंद दास ने गर्व से छाती फुलाते हुए कहा, जरूर हुजूर। कल आप देखेंगे कि बाजारी की सबसे नायाब और कीमती चीज मेरे ही हाथों में होगी। यह सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने धीरे से कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो कल मैं भी बाजार जाकर सबसे महंगी चीज खरीदने की कोशिश करना चाहूंगा।
दरबार में ठहाका गूंज उठा। लाला दौलतमंद दास ने व्यंग्य से कहा, मुल्ला जी, आप और बाजार की सबसे महंगी चीज, आपके पास तो शायद चवन्नी भी मुश्किल से होगी। आप क्या खरीदेंगे? 2 कौड़ी की मूली। मुल्ला मुस्कुराए, लाला जी, खरीदने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, अक्ल भी चाहिए होती है। देखते हैं कल बाजार में क्या मिलता है। बादशाह को यह खेल दिलचस्प लगा। उन्होंने कहा, ठीक है मुल्ला, कल तुम भी अपनी किस्मत आजमाना। हम देखेंगे कि तुम क्या खरीद कर लाते हो। अगले दिन सुबह होते ही लाला दौलतमंद दास अपने लावलश्कर और सोने की अशर्फियों से भरे थैलों के साथ बाजार की ओर चल पड़े। उनके चेहरे पर घमंड और आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने शहर के सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर धावा बोला, नायाब हीरे जवाहरात देखे, कीमती शॉलें और कालीन पसंद किए, पर उन्हें कोई भी चीज सबसे महंगी नहीं लगी। वह कुछ ऐसा चाहते थे जो अद्वितीय हो, जिसकी कीमत सुनकर लोगों के होश उड़ जाएं। उधर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर से निकले। उनकी जेब में मुश्किल से चंद सिक्के थे। वह बाजार में घूमते रहे, दुकानों को देखते रहे, पर उनकी नजर किसी चीज पर नहीं टिक रही थी। लोग उन्हें देखकर कानाफूसी कर रहे थे, देखो मुल्ला भी आए हैं सबसे महंगी चीज खरीदने, आज तो तमाशा होगा। मुल्ला बाजार के एक कोने में पहुंचे जहां एक बूढ़ा फकीर बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में एक अजीब सी शांति और चमक थी। वह किसी से कुछ मांग नहीं रहा था, बस चुपचाप बैठा आसमान को देख रहा था। मुल्ला उसके पास गए और अदब से पूछा, बाबा, क्या मैं आपके पास कुछ देर बैठ सकता हूँ? फकीर ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मुल्ला उसके पास बैठ गए। उन्होंने फकीर से बातें शुरू कीं। फकीर ने अपनी जिंदगी के तजुर्बे, दुनिया की नश्वरता और मन की शांति के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताईं कि मुल्ला मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। फकीर की बातों में न कोई लोभ था, न कोई लालच। उसकी हर बात में एक गहरी सच्चाई और सुकून था। घंटों बीत गए। लाला दौलतमंद दास बाजार में भटक भटक कर थक चुके थे। उन्हें कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो उनकी शान के मुताबिक सबसे महंगी हो। आखिर में उन्होंने एक बहुत बड़ा, जगमगाता हुआ हीरा खरीदा, जिसकी कीमत सुनकर अच्छे के पसीने छूट जाएं। उन्होंने सोचा, इससे महंगी चीज और क्या हो सकती है। शाम को दरबार लगा। लाला दौलतमंद दास अपने खरीदे हुए हीरे को एक मखमली कपड़े में लपेटकर लाए और बड़े गर्व से बादशाह के सामने पेश किया। हुजूर, यह है बाजार की सबसे महंगी चीज। ऐसा हीरा पूरे सल्तनत में किसी के पास नहीं होगा। हीरे की चमक से दरबारियों की आंखें चौंधिया गईं। बादशाह भी उसकी खूबसूरती देखकर प्रभावित हुए। वाकई लाला जी, यह बहुत कीमती है। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में दाखिल हुए। उनके हाथ खाली थे। लाला दौलतमंद दास ने ताना मारा, क्यों मुल्ला जी, क्या हुआ? नहीं मिली कोई महंगी चीज? या जेब खाली हो गई? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, मैं भी बाजार से सबसे महंगी चीज खरीद कर लाया हूं। सब हैरान। कहाँ है वह चीज? बादशाह ने पूछा। मुल्ला ने कहा, हुजूर, वह चीज इतनी कीमती है कि उसे किसी कपड़े में लपेटा नहीं जा सकता, नहीं किसी तिजोरी में रखा जा सकता है। वह तो दिल में बसाई जाती है। फिर मुल्ला ने उस बूढ़े फकीर के साथ हुई अपनी मुलाकात और बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे फकीर की बातों ने उनके मन को शांति और सुकून दिया, कैसे उन्होंने जीवन का असली मतलब समझा। मुल्ला ने कहा, हुजूर, आज मैंने बाजार से संतोष और मन की शांति खरीदी है। मैंने उस फकीर को अपनी जेब में रखे चंद सिक्के दिए और बदले में उसने मुझे वह ज्ञान दिया जो करोड़ों अशर्फियों से भी नहीं खरीदा जा सकता।
क्या इससे ज्यादा महंगी कोई चीज हो सकती है जो इंसान को सच्चा सुख और संतोष दे सके? दरबार में सन्नाटा छा गया। लाला दौलतमंद दास का चेहरा शर्म से झुक गया। उनका बेशकीमती हीरा मुल्ला के संतोष और मन की शांति के आगे फीका पड़ गया था। हीरे से क्षणिक सुख मिल सकता था, दिखावा हो सकता था, पर सच्ची खुशी और आत्मिक शांति तो अनमोल थी। बादशाह सलामत मुल्ला की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मुल्ला, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि सच्ची दौलत धन दौलत या हीरे जवाहरात में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। तुम्हारी खरीदी हुई चीज वाकई बाजार की सबसे महंगी और अनमोल चीज है। उन्होंने लाला दौलतमंद दास की ओर देखा। लाला जी, उम्मीद है आज आपको समझ आ गया होगा कि असली अमीरी क्या होती है। यह धन दौलत इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि उसे सही जगह लगाने और उससे दूसरों का भला करने में है। और सबसे बड़ी दौलत तो वह है जो हमें अंदर से अमीर बनाए। लाला दौलतमंद दास ने सिर झुकाकर अपनी हार स्वीकार की। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक बार फिर अपनी समझदारी और गहरी सोच से यह साबित कर दिया कि चीजों की कीमत सिर्फ उनके दाम से नहीं, बल्कि उनके महत्व और उनसे मिलने वाली सीख से आंकी जानी चाहिए। उन्होंने सिखाया कि जीवन में भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय हमें उन मूल्यों को खोजना चाहिए जो हमें सच्चा और स्थायी सुख प्रदान कर सकें। उस दिन के बाद से दरबार में जब भी सबसे महंगी चीज की बात होती तो सबको मुल्ला नसीरुद्दीन और उनकी खरीदी हुई मन की शांति याद आ जाती। यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, इस बात का प्रमाण देते हुए कि मुल्ला की सादगी में ही उनकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी छिपी थी और उनकी नज़र हमेशा चीज़ों के बाहरी मोल के बजाय उनके असली सार पर होती थी। उन्होंने यह दिखा दिया कि कभी-कभी सबसे साधारण दिखने वाली चीजें ही जीवन में सबसे असाधारण और कीमती सबक दे जाती हैं। कहानी 5। अंधेरी रात अपने आगोश में पूरे शहर को समेटे हुए थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी और अनजाना सा डर घुला हुआ था। उन दिनों शहर में एक चोर का आतंक छाया हुआ था। नाम था उसका कालू, पर लोग उसे दाढ़ी वाला शैतान कहते थे। उसकी लंबी, घनी और करीने से सवारी हुई काली दाढ़ी उसकी पहचान थी और शायद उसका गुरूर भी। वह इतना शातिर था कि आज तक किसी की पकड़ में नहीं आया था। बड़े बड़े सेठों और अमीरों के घरों में सेंध लगाना उसके बाएं हाथ का खेल था। कोतवाल और उसके सिपाही रात रात भर गश्त लगाते, पर कालू हवा की तरह आता और अपना काम करके गायब हो जाता। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से लेकिन आरामदायक घर में अपनी बेगम फातिमा के साथ रहते थे। शहर में फैली दहशत की खबरें उन तक भी पहुंचती थीं। फातिमा अक्सर चिंता जताती, मुल्ला जी, सुना है वो दाढ़ी वाला चोर आजकल बहुत सक्रिय है, कहीं हमारे घर का रुख न कर ले। मुल्ला अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहते, फातिमा, हमारे पास ऐसा क्या है जो वो ले जाएगा? हमारी सबसे बड़ी दौलत तो हमारी अक्ल और तुम्हारी बनाई स्वादिष्ट रोटियां हैं। चोर अक्ल तो चुरा नहीं सकता, और रोटियां खैर अगर भूखा हो तो खिला भी देंगे। फातिमा झुंझला जाती, हर बात में मजा। अरे कुछ तो गंभीरता दिखाइए। लोग कहते हैं उसकी नजर जिस घर पर पड़ जाए वो खाली हाथ नहीं लौटता। मुल्ला अपनी ठोड़ी खुजलाते हुए सोचते। उन्हें पता था कि कालू चोर केवल माल ही नहीं चुराता, बल्कि लोगों के मन में खौफ पैदा करके एक तरह का मानसिक संतोष भी पाता था। उसकी सफलता का राज उसकी चतुराई, फुर्ती और शायद उसकी वह खास दाढ़ी थी जिसे देखकर लोग सिहर उठते थे। एक शाम जब मुल्ला बाजार से लौट रहे थे तो उन्होंने दो लोगों को कानाफूसी करते सुना। सुना है कालू की अगली नजर मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पर है। क्या? मुल्ला के घर?
अरे उनके पास क्या रखा है? शायद कालू को लगता है कि मुल्ला अपनी बुद्धिमानी की तरह कोई खजाना भी छिपाकर रखते होंगे, या फिर वह मुल्ला को अपनी चतुराई से मात देकर पूरे शहर में अपनी धाक जमाना चाहता है। मुल्ला सुनकर मुस्कुराए। अच्छा, तो अब हमारी बारी है, उन्होंने मन ही मन कहा। घर लौटकर उन्होंने फातिमा को कुछ नहीं बताया ताकि वह व्यर्थ चिंतित न हो। अगले दिन से मुल्ला के व्यवहार में कुछ अजीब बदलाव आने लगे। वह सुबह सुबह बाजार जाकर कभी गोंद खरीदते, कभी शहद का बड़ा मर्तबान, तो कभी कोई अनजान सी बूटी। फातिमा पूछती, मुल्ला जी, यह सब किस लिए? मुल्ला रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते, फातिमा, एक खास मेहमान आने वाला है, उसकी खातिरदारी की तैयारी कर रहा हूँ। उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े, जहाँ एक छोटी सी खिड़की थी जिसे अक्सर रात में हवा के लिए खुला छोड़ दिया जाता था, उसके पास एक पुरानी टूटी हुई संदूकची रख दी। संदूकची के ऊपर उन्होंने एक छोटा सा मिट्टी का दिया रख दिया जिसमें बहुत कम तेल था, ताकि वह कुछ ही देर में बुझ जाए। फिर उन्होंने एक खास किस्म का लेप तैयार किया, शहद, गोंद और कुछ चिपचिपी बूटियों का मिश्रण। यह लेप इतना गाढ़ा और चिपचिपा था कि अगर कोई चीज उससे छू जाए तो छुड़ाना मुश्किल हो जाए। उन्होंने बड़ी सावधानी से उस लेप को संदूकची के ठीक सामने वाली दीवार पर, लगभग दाढ़ी की ऊंचाई तक, एक पतली और लगभग अदृश्य परत में लगा दिया। रात के अंधेरे में उसका दिखना नामुमकिन था। फातिमा यह सब देखकर हैरान थीं, पर मुल्ला के चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर वह चुप रहीं। उन्हें पता था कि मुल्ला जो भी करते हैं, सोच समझकर करते हैं। आखिरकार वह रात आ ही गई। आसमान में घने बादल छाए हुए थे, चांद की रोशनी भी कहीं गुम थी। मुल्ला ने हमेशा की तरह खाना खाया, फातिमा से कुछ देर बातें की और फिर सोने चले गए। लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थीं, कान सतर्क थे। आधी रात के करीब, जब सारा आलम गहरी नींद में सो रहा था, मुल्ला के घर के पिछवाड़े की खिड़की से एक परछाई अंदर दाखिल हुई। यह कालू चोर था। उसकी अनुभवी आंखें अंधेरे में भी सब कुछ भांप रही थीं। वह दबे पांव आगे बढ़ा। उसकी नजर सबसे पहले उस टिमटिमाते दिए और उसके नीचे रखी संदूकची पर पड़ी। हूं तो यह है मुल्ला का खजाना, कालू मन ही मन बुदबुदाया। लगता है मुल्ला जितना अक्लमंद बनता है उतना है नहीं। खजाना ऐसे कौन रखता है? उसने संदूकची को गौर से देखा। ताला पुराना और कमजोर लग रहा था। वह थोड़ा और करीब झुका ताकि ताले को ठीक से देख सके और उसे आसानी से तोड़ सके। दिए की धिम रोशनी में उसे अपना चेहरा संदूकची के और पास ले जाना पड़ा। जैसे ही वह थोड़ा और झुका, उसकी शानदार घनी दाढ़ी दीवार पर लगे अदृश्य लेप से छू गई। पहले तो उसे महसूस नहीं हुआ, पर जब उसने संदूकची का ताला तोड़ने के लिए औजार निकालने चाहे और थोड़ा पीछे हटना चाहा, तो उसे अपनी दाढ़ी में एक खिंचाव महसूस हुआ। अरे यह क्या, उसने सोचा। उसने थोड़ा और जोर लगाया, पर दाढ़ी जैसे दीवार से चिपक गई थी। अब कालू घबराया। उसने धीरे से अपनी दाढ़ी को सहलाया, उसे दीवार से अलग करने की कोशिश की, पर वह लेप इतना शक्तिशाली था कि दाढ़ी के बाल उसमें बुरी तरह उलझ चुके थे। जितना वह छुड़ाने की कोशिश करता, दाढ़ी और मजबूती से चिपकती जाती। कालू के माथे पर पसीना आ गया। उसकी सारी चतुराई, सारी फुर्ती धरी की धरी रह गई। वह अपनी सबसे बड़ी पहचान, अपने गुरूर, अपनी दाढ़ी की वजह से फंस चुका था। वह न आगे जा सकता था, न पीछे। अगर जोर से खींचता तो दाढ़ी के बाल जड़ से उखड़ जाते और असहनीय पीड़ा होती। तभी कमरे में हल्की सी रोशनी हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन हाथ में जलता हुआ चिराग लिए खड़े थे, उनके चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी। अरे कालू मियाँ, इतनी रात गए हमारे गरीब खाने में कैसे तकलीफ की?
और यह क्या, आपकी खूबसूरत दाढ़ी हमारी दीवार को कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई लगती है। कालू का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस अपनी चिपकी हुई दाढ़ी को देखता रहा। मुल्ला पास आए, देखो कालू, तुम बहुत शातिर चोर हो। तुम्हारी दाढ़ी तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा हथियार भी। मैंने सोचा क्यों न तुम्हारे ही हथियार से तुम्हें मात दी जाए। फातिमा भी जाग गई थीं और दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थीं। उनके चेहरे पर आश्चर्य और मुल्ला के प्रति गर्व का भाव था। मुल्ला ने कहा, कालू, तुम माल चुराते हो, लोगों को डराते हो, पर आज तुम खुद अपने गुरूर के जाल में फंस गए। यह दीवार पर लगा लेप कोई साधारण लेप नहीं है। इसे छुड़ाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी दाढ़ी का हुलिया बिगड़ जाएगा और शायद चमड़ी भी उधड़ जाए। कालू की आंखों में अब डर साफ झलक रहा था। वह गिड़गिड़ाने लगा, मुल्ला जी, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद इस शहर में कभी कदम नहीं रखूंगा। मुल्ला मुस्कुराए, कालू, माफी तो खुदा देता है। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारे किए की एक छोटी सी झलक दिखा रहा था। अब फैसला कोतवाल साहब करेंगे। मुल्ला ने अपने पड़ोसी को आवाज दी और कोतवाल को बुलवाने भेजा। थोड़ी ही देर में कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया। जब उसने दाढ़ी वाले शैतान कालू को इस हालत में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तो सालों से कालू के पीछे पड़ा था, पर आज मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे बिना किसी शोर शराबे के अपनी अक्ल से पकड़ लिया था। कोतवाल ने पूछा, मुल्ला जी, यह सब कैसे हुआ? आपने इस शैतान को कैसे काबू किया? मुल्ला ने पूरी कहानी बताई। कैसे उन्होंने कालू की दाढ़ी को ही उसका जाल बना दिया। सब सुनकर हैरान रह गए। कोतवाल ने मुल्ला की बुद्धिमानी की भूरी भूरी प्रशंसा की। सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से किसी तरह तेल और गर्म पानी की मदद से कालू की दाढ़ी को दीवार से छुड़ाया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी आधी से ज्यादा दाढ़ी या तो टूट गई या लेप में ही चिपकी रह गई। उसकी शान, उसका गुरूर सब मिट्टी में मिल चुका था। वह दाढ़ी वाला शैतान अब एक अधकटी दाढ़ी वाला दयनीय चोर लग रहा था। सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गए। अगले दिन पूरे शहर में मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी के चर्चे थे। लोग कह रहे थे कि मुल्ला ने न केवल एक शातिर चोर को पकड़वाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अक्ल की ताकत सबसे बड़ी होती है। फातिमा ने गर्व से मुल्ला की ओर देखा, मुल्ला जी, आप सच में महान हैं। आपने तो चोर को उसी के जाल में फंसा दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चिरपरिचित सादगी से कहा, फातिमा, हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है या कोई ऐसी चीज जिस पर उसे बहुत गुरूर होता है। कालू का गुरूर उसकी दाढ़ी थी। मैंने तो बस उसी गुरूर को उसकी कमजोरी बना दिया। याद रखो, बड़ा से बड़ा ताला भी एक छोटी सी चाबी से खुल जाता है और बड़े से बड़ा अपराधी भी एक छोटी सी चूक से पकड़ा जाता है। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक बार फिर अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से यह साबित कर दिया कि समस्याओं का समाधान शोर मचाने या ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि शांति और बुद्धिमानी से सोचने में निहित है। कालू चोर का किस्सा शहर में सालों तक सुनाया जाता रहा और साथ ही मुल्ला नसीरुद्दीन की यह अनोखी तरकीब भी, जिसने एक खतरनाक चोर को उसकी अपनी ही दाढ़ी के जाल में फंसा दिया था। शहर में फिर से अमन चैन लौट आया था और लोगों के मन से दाढ़ी वाले शैतान का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया था। सब जानते थे कि जब तक मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे अक्लमंद लोग उनके बीच हैं, कोई भी बुराई ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती। मुल्ला अपने घर के आंगन में बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और उनकी आंखों में वही शरारती चमक थी जो हमेशा उनकी बुद्धिमानी का संकेत देती थी। कहानी 6। एक समय की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन के शहर में बड़ी गहमागहमी थी।
पड़ोस के राज्य के एक प्रसिद्ध और अहंकारी विद्वान पंडित ज्ञानसागर शहर में पधारे हुए थे। पंडित ज्ञानसागर अपनी विद्वत्ता के लिए जितने प्रसिद्ध थे, उतने ही अपने घमंड और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत के लिए कुख्यात थे। उन्होंने शहर के सभी विद्वानों, विचारकों और आम नागरिकों को चुनौती दी थी कि कोई भी उनसे किसी भी विषय पर शास्त्रार्थ कर सकता है, और यदि वह हार गए तो अपना सारा ज्ञान और संपत्ति विजयी को सौंप देंगे, पर यदि वह जीते तो शहर को उन्हें सर्वज्ञानी की उपाधि देनी होगी। शहर के बड़े बड़े विद्वानों ने पंडित ज्ञानसागर से शास्त्रार्थ करने का प्रयास किया, पर कोई भी उनके तर्कों और ज्ञान के भंडार के आगे टिक नहीं सका। एक एक करके सभी हार मानते गए। पंडित ज्ञानसागर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह भरी सभा में डींगे हाँकते, है कोई इस शहर में जो मेरे ज्ञान को चुनौती दे सके? लगता है यह शहर विद्वानों से खाली हो गया है। शहर के नागरिक चिंतित और अपमानित महसूस कर रहे थे। तभी किसी ने मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम सुझाया। मुल्ला ही कुछ कर सकते हैं, एक बूढ़े आदमी ने कहा। उनकी बुद्धि और हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं। लोगों का एक दल मुल्ला के पास पहुंचा और सारी स्थिति बताई। मुल्ला, जो अपनी झोपड़ी के बाहर धूप सेंकते हुए खरबूजा खा रहे थे, ने पूरी बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। हम्मा तो यह बात है, मुल्ला ने खरबूजे का एक और टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। पंडित ज्ञानसागर को अपने ज्ञान पर बड़ा गुमान है। ठीक है, मैं उनसे शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। यह सुनकर सब लोग खुश हो गए। उन्हें मुल्ला पर पूरा भरोसा था। अगले दिन शहर के मुख्य चौराहे पर एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। पंडित ज्ञानसागर अपने रेशमी वस्त्रों में सजे धजे, सिर पर विद्वत्ता की पगड़ी बांधे, गर्व से मंच पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर विजय का भाव स्पष्ट झलक रहा था। दूसरी ओर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी साधारण सी वेशभूषा में शांत भाव से मंच पर चढ़े। पंडित ज्ञानसागर ने मुल्ला को उपेक्षा भरी नजरों से देखा। तो तुम हो वह महान ज्ञानी जिसके भरोसे यह शहर टिका है। तुम्हारी शक्ल सूरत देखकर तो नहीं लगता कि तुम मेरे सामने एक पल भी टिक पाओगे। मुल्ला मुस्कुराए, पंडित जी, शक्ल सूरत पर मत जाइए। अक्सर सादे लिबास में भी गहरी बातें छिपी होती हैं। चलिए शास्त्रार्थ आरंभ किया जाए। आप किस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे? पंडित ज्ञानसागर ने अहंकार से कहा। विषय तुम चुनो बालक, मैं तो हर विषय में पारंगत हूं। मुल्ला ने एक पल सोचा, फिर बोले, ठीक है पंडित जी, मेरा प्रश्न बहुत ही सरल है। मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि आपने तीनों का सही उत्तर दे दिया तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा और आप सर्वज्ञानी कहलाएंगे। परंतु यदि आप एक भी प्रश्न का उत्तर न दे सके तो आपको यह शहर छोड़कर जाना होगा और कभी वापस नहीं आना होगा। पंडित ज्ञानसागर हंसे। सिर्फ 3 प्रश्न, और वह भी तुम जैसा साधारण व्यक्ति पूछेगा? मुझे स्वीकार है। पूछो अपने प्रश्न। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मुल्ला पर टिकी थीं। मुल्ला ने अपना पहला प्रश्न पूछा, पंडित जी, आप कृपया यह बताएं कि आज सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया था? यह प्रश्न सुनकर पंडित ज्ञानसागर चौंके। यह कैसा प्रश्न था? इसमें कौन सी विद्वत्ता थी? उन्हें लगा मुल्ला उनका मजाक उड़ा रहे हैं। फिर भी उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने आज सुबह गर्मागरम पूड़ियाँ, आलू की सब्जी और दही खाया था। मुल्ला ने सिर हिलाया। पंडित जी, आप असत्य कह रहे हैं। पंडित ज्ञानसागर क्रोधित हो गए। असत्य? मैं और असत्य? तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने जो खाया वही बताया। मुल्ला शांति से बोले, पंडित जी,
मैंने स्वयं आज सुबह आपके शिविर के पास से गुजरते हुए देखा था कि आप तो केवल फलों का रस और कुछ उबले हुए चने खा रहे थे। आपकी उम्र और सेहत को देखते हुए यह उचित भी है। पूरियां और आलू की सब्जी तो आपके सेवकों ने खाई थी। पंडित ज्ञानसागर का चेहरा फीका पड़ गया। मुल्ला की बात सच थी। वह अपनी विद्वत्ता की धाक जमाने के लिए अक्सर साधारण भोजन करते थे, पर दूसरों के सामने शाही खानपान का दिखावा करते थे। उन्हें समझ नहीं आया कि मुल्ला को यह बात कैसे पता चली। सभा में बैठे लोग भी कानाफूसी करने लगे। पंडित ज्ञानसागर ने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, हो सकता है मुझे ठीक से याद न रहा हो, लेकिन यह कोई ज्ञान का प्रश्न नहीं था। पूछो अपना अगला प्रश्न। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मेरा दूसरा प्रश्न भी बहुत सरल है पंडित जी। आप यह बताएं कि आपके मन में इस समय क्या चल रहा है। यह सुनकर पंडित ज्ञानसागर और भी बौखला गए। किसी के मन में क्या चल रहा है, यह कोई कैसे बता सकता है? यह तो असंभव है। तुम व्यर्थ के प्रश्न पूछकर मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। मुल्ला ने कहा, पंडित जी, आप स्वयं को सर्वज्ञानी कहते हैं। एक सर्वज्ञानी के लिए तो किसी के मन की बात जानना बच्चों का खेल होना चाहिए। फिर भी यदि आप नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। सबकी उत्सुकता और बढ़ गई। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, पंडित जी, इस समय आपके मन में 3 बातें चल रही हैं। पहली, आप सोच रहे हैं कि यह साधारण सा दिखने वाला मुल्ला इतने सटीक और कठिन प्रश्न कैसे पूछ रहा है। दूसरी, आप इस बात से चिंतित हैं कि अगर आप हार गए तो आपकी इतनी वर्षों की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। और तीसरी, आप मन ही मन मुझे कोस रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे इस स्थिति से बाहर निकला जाए। पंडित ज्ञानसागर का मुंह खुला का खुला रह गया। मुल्ला ने अक्षरशः वही कहा था जो उनके मन में चल रहा था। वह अवाक रह गए। सभा में बैठे लोग भी मुल्ला की इस अद्भुत क्षमता को देखकर हैरान थे। कुछ लोग तो मुल्ला को कोई सिद्ध पुरुष समझने लगे थे। पंडित ज्ञानसागर पसीना पसीना हो गए। उनके पास कहने को कुछ नहीं था। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, तो पंडित जी, 2 प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे पाए, या यूं कहें कि मेरे उत्तरों को आप नकार नहीं पाए। अब बारी है तीसरे और अंतिम प्रश्न की। यदि आपने इसका सही उत्तर दे दिया तो आप जीत जाएंगे। पंडित ज्ञानसागर ने कांपती आवाज में कहा, पूछो, पूछो अपना तीसरा प्रश्न। उन्हें अब डर लगने लगा था। मुल्ला ने अपनी जेब से एक छोटा सा मैला कुचैला कपड़े का टुकड़ा निकाला, जिसमें कुछ गांठें बंधी हुई थीं। उन्होंने वह टुकड़ा पंडित ज्ञानसागर की ओर बढ़ाते हुए कहा, पंडित जी, मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न यह है कि इस कपड़े की पोटली में क्या है। पंडित ज्ञानसागर ने उस पोटली को घूरकर देखा। वह सोचने लगे, इसमें क्या हो सकता है? कोई पत्थर, कोई जड़ी बूटी, या कोई ताबीज? उन्होंने अपने सारे ज्ञान का उपयोग किया, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, अनुमान, सब कुछ, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। काफी देर तक सोचने के बाद उन्होंने हार मानते हुए कहा, मुल्ला, मैं नहीं बता सकता कि इस पोटली में क्या है। यह मेरी समझ से बाहर है। जैसे ही पंडित ज्ञानसागर ने यह कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी देखकर सभा में बैठे लोग भी हैरान रह गए। पंडित जी, मुल्ला ने हंसते हुए कहा, आप इतने बड़े विद्वान होकर भी यह नहीं जान पाए कि इस पोटली में क्या है। अरे, इसमें तो कुछ नहीं है। और यह कहकर मुल्ला ने पोटली खोली। वह सचमुच खाली थी। पंडित ज्ञानसागर शर्मिंदगी से पानी पानी हो गए। उन्हें अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही थी।
एक साधारण सी खाली पोटली ने उनके सारे ज्ञान और अहंकार को ध्वस्त कर दिया था। सभा में पहले तो चुप्पी छाई रही, फिर धीरे धीरे लोगों के चेहरों पर मुस्कान आने लगी और फिर पूरा चौराहा मुल्ला की जय जयकार और हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि मुल्ला ने इतने सरल तरीके से इतने बड़े अहंकारी विद्वान को परास्त कर दिया था। पंडित ज्ञानसागर का सिर शर्म से झुक गया। वह बिना कुछ कहे मंच से उतरे और चुपचाप शहर छोड़कर चले गए, जैसा कि शर्त थी। जब सब शांत हुआ तो शहर के मुखिया ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, तुमने यह सब कैसे किया? तुमने पंडित को कैसे मूर्ख बनाया और हमें यह सबक कैसे सिखाया? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मैंने किसी को मूर्ख नहीं बनाया श्रीमान। मैंने तो केवल सत्य का आईना दिखाया। उन्होंने आगे समझाया, पहला प्रश्न नाश्ते के बारे में था। मैंने उन्हें रंगे हाथों झूठ बोलते पकड़ा, क्योंकि सच्चा ज्ञानी कभी दिखावा नहीं करता और न ही अपनी साधारण आदतों को छिपाता है। जो व्यक्ति अपने भोजन जैसी छोटी सी बात पर सच नहीं बोल सकता, वह बड़े और गहरे सत्यों को क्या समझेगा? दूसरा प्रश्न उनके मन की बात जानने का था। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के मन की बात अक्षरशः नहीं जान सकता, लेकिन मैंने उनके चेहरे के भावों, उनकी घबराहट और उनकी स्थिति का आकलन करके वही कहा जो उस समय किसी भी हारे हुए और अहंकारी व्यक्ति के मन में चल रहा होता। मेरा अनुमान सटीक बैठा, क्योंकि अहंकार और भय सार्वभौमिक भावनाएं हैं। और तीसरा प्रश्न, मुल्ला ने उस खाली पोटली को दिखाते हुए कहा, यह सबसे महत्वपूर्ण था। पंडित जी अपने ज्ञान के बोझ तले इतने दबे हुए थे कि वह यह सोच ही नहीं पाए कि किसी चीज में कुछ नहीं भी हो सकता है। वह हर चीज में जटिलता और गूढ़ रहस्य ढूंढ रहे थे। उन्होंने यह नहीं समझा कि कभी कभी सबसे सरल उत्तर ही सही होता है। मुल्ला ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, सबक यह है मेरे दोस्तों कि सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है, अहंकार नहीं। सच्चा ज्ञानी हर छोटी बड़ी चीज से सीखता है और यह स्वीकार करने में संकोच नहीं करता कि वह सब कुछ नहीं जानता। ज्ञान का सागर अथाह है और हम सब उसमें केवल कुछ बूंदों के समान हैं। जो यह समझ जाता है वही वास्तव में ज्ञानी है। पंडित ज्ञानसागर के पास जानकारी बहुत थी, पर ज्ञान और विवेक की कमी थी। मुल्ला की बातें सुनकर सभी लोग अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने न केवल शहर को एक अहंकारी विद्वान के प्रकोप से बचाया था, बल्कि एक बहुत बड़ा जीवन दर्शन भी सिखा दिया था। उस दिन सबने मुल्ला को मूर्ख बनाने वाला नहीं, बल्कि एक सच्चा मार्गदर्शक माना। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि बुद्धिमत्ता बड़ी बड़ी किताबों या उपाधियों में नहीं, बल्कि सहज समझ, अवलोकन और जीवन के प्रति एक सरल दृष्टिकोण में निहित होती है। और कभी कभी सबसे बड़े सबक सबसे अप्रत्याशित और हास्यपूर्ण तरीकों से ही सीखे जाते हैं। कहानी 7। शहर के बाहरी इलाके में, जहां सरकारी दफ्तरों की एक कतार थी, एक नया चुंगी अधिकारी मीर कासिम नियुक्त होकर आया था। मीर कासिम ऊपरी तौर पर तो बड़ा ही विनम्र और कानून का पालन करने वाला दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक नंबर का लालची और रिश्वतखोर था। उसके आने के बाद से ही व्यापारियों और आम नागरिकों में त्राहि मची हुई थी। कोई भी छोटा बड़ा काम बिना नजराना दिए नहीं होता था। उसकी कार्यप्रणाली इतनी शातिराना थी कि कोई भी उसे रंगे हाथ पकड़ नहीं पाता था। वह सीधे पैसे नहीं मांगता, बल्कि इशारों इशारों में या अपने किसी दलाल के माध्यम से काम करवाता था। मुल्ला नसीरुद्दीन तक भी मीर कासिम के कारनामों की खबरें पहुंच रही थीं। उनके कई जान पहचान वाले व्यापारी और किसान उसकी रिश्वतखोरी से परेशान थे। मुल्ला मन ही मन इस भ्रष्ट अधिकारी को सबक सिखाने की ठान चुके थे, लेकिन वह एक ऐसी तरकीब की तलाश में थे जिससे मीर कासिम को रंगे हाथों पकड़ा जा सके और उसकी पोल सबके सामने खुल जाए।
एक दिन मुल्ला को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने एक पुराने मित्र अहमद, जो एक गरीब किसान था, को अपने साथ लिया। अहमद का एक छोटा सा खेत शहर की सीमा पर था और उसे अपनी फसल शहर में बेचने के लिए चुंगी नाके से गुजरना पड़ता था। मीर कासिम ने अहमद से भी चुंगी के नाम पर अच्छी खासी रकम ऐंठने की कोशिश की थी, जिससे अहमद बहुत परेशान था। मुल्ला ने अहमद को अपनी योजना समझाई। योजना थोड़ी अटपटी थी, लेकिन मुल्ला की बुद्धिमानी पर अहमद को पूरा भरोसा था। अगले दिन सुबह सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन एक पुरानी फटी हुई चादर ओढ़े हाथ में एक छोटी सी पोटली लिए चुंगी नाके की ओर चल दिए। उनके पीछे पीछे अहमद अपनी बैलगाड़ी पर कुछ बोरियां लादे हुए आ रहा था, जिसमें उसने सूखी घास भर रखी थी। जैसे ही वे चुंगी नाके के पास पहुंचे, मीर कासिम, जो अपने दफ्तर के बाहर कुर्सी पर बैठा धूप सेंक रहा था, ने उन्हें रोका। उसकी गिद्ध जैसी नजरें अहमद की बैलगाड़ी पर लदी बोरियों पर थीं। रुको, कहाँ जा रहे हो? मीर कासिम ने रौबदार आवाज में पूछा। अहमद ने घबराते हुए कहा, हुजूर, शहर जा रहा हूँ, यह थोड़ी सी घास बेचने। मीर कासिम ने बोरियों को शक की निगाह से देखा। घास? इतनी सारी बोरियों में सिर्फ घास? खोलो, दिखाओ क्या है इनमें। अहमद ने मुल्ला की ओर देखा। मुल्ला ने आंखों ही आंखों में उसे शांत रहने का इशारा किया। अहमद ने एक बोरी खोली, जिसमें सूखी घास भरी हुई थी। मीर कासिम को कुछ और की उम्मीद थी। उसने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है, घास है तो क्या हुआ, चुंगी तो देनी ही पड़ेगी। लाओ, प्रति बोरी 2 दीनार निकालो। अहमद गिड़गिड़ाया, हुजूर, मैं गरीब किसान हूँ, इतनी चुंगी कहाँ से दूंगा? यह तो सूखी घास है, इसका क्या मोल मिलेगा बाजार में? मीर कासिम टस से मस नहीं हुआ। कानून सबके लिए बराबर है, या तो चुंगी दो या वापस जाओ। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन आगे बढ़े। उन्होंने अपनी फटी चादर को ठीक करते हुए कहा, अधिकारी महोदय, यह किसान मेरा पड़ोसी है और बहुत ही गरीब है, कृपया इस पर कुछ रहम करें। मीर कासिम ने मुल्ला को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? और यह क्या पोटली ले रखी है तुमने? इसमें क्या है? मुल्ला ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, इसमें एक ऐसी चीज है जो आपके बहुत काम आ सकती है। यह समझदारी की पुड़िया है। जो इसे खा ले, उसकी अक्ल खुल जाती है और वह सही गलत का फैसला आसानी से कर पाता है। मीर कासिम को मुल्ला की बात सुनकर हंसी आ गई। समझदारी की पुड़िया? यह क्या बकवास है? मुझे मूर्ख समझते हो? मुल्ला ने और भी गंभीर होते हुए कहा, नहीं हुजूर, मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। देखिए, यह किसान गरीब है। अगर आप इससे पूरी चुंगी लेंगे तो यह बेचारा भूखों मर जाएगा, और अगर आप चुंगी नहीं लेंगे तो सरकारी खजाने का नुकसान होगा। यह समझदारी की पुड़िया आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। मीर कासिम की आंखों में लालच की चमक उभरी। उसे लगा कि मुल्ला शायद उसे कोई कीमती जड़ी बूटी या ताबीज देने की कोशिश कर रहा है, जिसे वह बाद में ऊंचे दामों पर बेच सकता है। उसने अपनी आवाज नरम करते हुए कहा, अच्छा, तो क्या खासियत है इस पुड़िया की? मुल्ला ने पोटली को और करीब लाते हुए कहा, हुजूर, इसकी खासियत यह है कि यह केवल ईमानदार और नेकनियत अधिकारी पर ही असर करती है। बेईमान आदमी इसे खा ले तो उसका पेट खराब हो जाता है। यह सुनकर मीर कासिम थोड़ा झिझका, पर उसका लालच उसकी झिझक पर भारी पड़ा। उसने सोचा, अगर यह सचमुच कोई चमत्कारी चीज हुई तो उसके बड़े काम आएगी। ठीक है, लाओ, दिखाओ अपनी पुड़िया, मीर कासिम ने कहा। मुल्ला ने धीरे से पोटली खोली।
अंदर रंग बिरंगे कागजों में लिपटी छोटी छोटी गोलियां थीं। देखने में वे किसी मिठाई की तरह लग रही थीं। यह लीजिए हुजूर, मुल्ला ने एक गोली मीर कासिम की ओर बढ़ाते हुए कहा। इसे चखकर देखिए। अगर आप वाकई ईमानदार हैं तो आपकी समझदारी और बढ़ जाएगी। मीर कासिम ने गोली हाथ में ली। वह उसे सूंघने लगा। उसमें से इलायची और शहद की मीठी खुशबू आ रही थी। उसका लालच और बढ़ गया। उसने सोचा, खा ही लेता हूं, क्या पता सचमुच कोई फायदेमंद चीज हो। जैसे ही मीर कासिम ने गोली मुंह में डाली, मुल्ला ने जोर से आवाज लगाई, पकड़ो, पकड़ो इस रिश्वतखोर को। इसने अभी अभी मुझसे रिश्वत में समझदारी की पुड़िया ली है। मीर कासिम हक्का बक्का रह गया। उसके मुंह में गोली घुल रही थी और वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी, जैसा कि मुल्ला ने योजना बनाई थी, पास की झाड़ियों और पेड़ों के पीछे छिपे हुए शहर के कुछ प्रतिष्ठित नागरिक, व्यापारी और सूबेदार के कुछ गुप्तचर बाहर निकल आए। उनके हाथों में मशालें और हथियार थे, हालांकि हथियारों का प्रयोग केवल डराने के लिए था। मीर कासिम ने जब इतने सारे लोगों को अपनी ओर आते देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह समझ गया कि वह मुल्ला के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। शहर के मुखिया, जो उस दल का नेतृत्व कर रहे थे, ने मीर कासिम से पूछा, मीर कासिम, यह क्या हो रहा है? क्या यह सच है कि तुम इस गरीब किसान से रिश्वत मांग रहे थे और इस व्यक्ति, मुल्ला की ओर इशारा करते हुए, से यह समझदारी की पुड़िया ले रहे थे? मीर कासिम के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके गले में गोली अटक सी गई थी, जो वास्तव में मुल्ला ने शहद और आटे से घर पर ही बनाई थी और जिसमें थोड़ा सा जुलाब भी मिला दिया था, ताकि अगर अधिकारी लालची होकर ज्यादा खा ले तो उसका पेट सचमुच खराब हो जाए। मुल्ला ने आगे बढ़कर कहा, जनाब, यह अधिकारी न केवल इस गरीब किसान से नाजायज चुंगी वसूल रहा था, बल्कि जब मैंने इसे समझाने की कोशिश की तो इसने मुझसे यह समझदारी की पुड़िया रिश्वत के तौर पर मांगी। इसने सोचा कि यह कोई कीमती चीज है। मैंने इसे यह भी बताया था कि यह पुड़िया केवल ईमानदार आदमी पर असर करती है, पर इसके लालच ने इसे अंधा कर दिया था। अहमद ने भी अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे मीर कासिम उससे ज्यादा चुंगी वसूलने की कोशिश कर रहा था। सूबेदार के गुप्तचरों में से एक, जो इस पूरे घटनाक्रम को छिपकर देख रहा था, ने आगे आकर गवाही दी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अधिकारी महोदय ने यह पुड़िया मुल्ला जी से ली है और उनके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वह इसे किसी कीमती वस्तु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। मीर कासिम के पास अब कोई बहाना नहीं बचा था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, भले ही रिश्वत समझदारी की पुड़िया के रूप में थी। शहर के मुखिया ने तुरंत मीर कासिम को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उसे उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया और उस पर मुकदमा चलाने का हुक्म हुआ। जैसे ही सिपाही मीर कासिम को ले जाने लगे, उसके पेट में जोर का दर्द उठा। मुल्ला की समझदारी की पुड़िया ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। वह दर्द से कराहने लगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है पुड़ा ने अपना काम कर दिया। बेईमानी का बोझ शायद यह सहन नहीं कर पाई। सभा में मौजूद सभी लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने न केवल एक भ्रष्ट अधिकारी को सबक सिखाया था, बल्कि यह भी साबित कर दिया था कि यदि दृढ़ निश्चय और सही योजना हो तो बड़े से बड़े अपराधी को भी कानून के शिकंजे में लाया जा सकता है। उस दिन के बाद चुंगी नाके पर एक ईमानदार अधिकारी नियुक्त किया गया और व्यापारियों तथा आम नागरिकों को राहत मिली। मुल्ला नसीरुद्दीन की समझदारी की पुड़िया का किस्सा पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग अक्सर मजाक में कहते कि अगर किसी अधिकारी को सुधारना हो तो
तो उसे मुल्ला की समझदारी की पुड़िया खिलानी चाहिए। मुल्ला ने अपनी इस अनोखी तरकीब से न केवल एक रिश्वतखोर को रंगे हाथ पकड़ा, बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना हर नागरिक का कर्तव्य है, और कभी कभी सीधे और सरल उपाय भी बड़े कारगर साबित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी दिखाया कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, और वह अपने लालच में साधारण सी चीजों को भी कीमती समझकर धोखा खा सकता है, जैसा कि मीर कासिम के साथ हुआ, जिसने शहद और आटे की गोलियों को कोई चमत्कारी वस्तु समझ लिया था।